नमस्कार, स्वागत है आपका लोकमंच न्यूज में और मैं हूं आपके साथ विवेक तिवारी। खबरों की शुरुआत करते हैं सीधे लखनऊ से, जहां राजधानी लखनऊ में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए नगर निगम इलाकों को सैनिटाइज करने पर फोकस कर रही है। इसी कड़ी में लखनऊ नगर निगम हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है। साथ ही नगर निगम के सभी 8 जोनों में कंट्रोल रूम भी स्थापित किए गए हैं। कंट्रोल रूम में फूड सप्लाई और सैनिटाइजेशन के लिए लोग कॉल कर सकते हैं। वहीं नाइट कर्फ्यू के दौरान लखनऊ के मुख्य बाजार, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड जैसी जगहों पर सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। देखिए, कोविड के केसेस जो बढ़ रहे हैं उसके चलते जो इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल रूम है स्मार्ट सिटी में, उसमें जो है हेल्पलाइन नंबर है जिस पर लोग संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा सभी नगर निगम के जो 8 जोन हैं, सभी जोनल स्तर पर भी कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं जिसमें लोग सैनिटाइजेशन, फूड सप्लाई इत्यादि के लिए जो है वहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। लगातार जिस तरीके से बढ़ा, तो क्या युद्ध स्तर पर नगर निगम भी जो है कि सैनिटाइजेशन वगैरह की कैसे क्या व्यवस्थाएं उपलब्ध कराएगी? जी बिल्कुल, अब तक जो है 8000 कंटेनमेंट पॉइंट्स बन चुके हैं और 6 हमारे मेजर कंटेनमेंट जो है एरियाज़ हैं। इसमें नगर निगम द्वारा डेली जो है सैनिटाइजेशन का कार्य कराया जा रहा है। सभी 8000 पॉइंट्स पे जो है कराया जा रहा है। हमारे पास 75 मैकेनाइज्ड फ्लीट है जिसमें एंटी स्मोक गन है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं, ट्रैक्टर माउंटेड सिस्टम्स हैं और इसके अलावा 30 गाड़ियां लगभग जो है रेंट पे ली गई हैं इस काम को करने के लिए। 450 हैंडहेल्ड मशीन है जिनके माध्यम से हम विभिन्न पॉइंट्स पे जो है इसको सैनिटाइजेशन कराते हैं। डे टाइम में जो हमारे पॉइंट्स हैं और जो हमारे रेसिडेंशियल एरियाज़ हैं वहाँ पे हम कराते हैं। और नाइट कर्फ्यू के दौरान जो मुख्य बाज़ार हैं, मार्केट एरियाज़ हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं, बस स्टैंड, चौराहा, रेलवे स्टेशन इत्यादि पे कराते हैं। लगभग प्रतिदिन जो है 40 से 50 हज़ार प्रति। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में मंगलवार को अपना कोविड टेस्ट कराया है। अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में कोरोना वायरस जांच के लिए अपना सैंपल दिया। वहीं कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को लेकर अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ सरकार को नाकाम बताया। साथ ही आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव बीते दिनों उत्तराखंड दौरे पर थे। इस दौरान वो हरिद्वार में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी के संपर्क में आए थे। महन बाद में कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कोविड पॉजिटिव पाए गए नरेंद्र गिरी की हालत ठीक नहीं है और उन्हें एम्स ऋषिकेश में भर्ती कराया गया है। इसके बाद लखनऊ पहुंचे सपा मुखिया अखिलेश यादव ने मंगलवार को पार्टी मुख्यालय में अपना कोरोना टेस्ट कराया। इसकी जानकारी अखिलेश यादव ने एक ट्वीट करके दी है। वहीं सुल्तानपुर के कमनगढ़ के प्रधान के ऊपर हुई फायरिंग का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। बता दें कि प्रधान इमरान पर 10 अप्रैल को संदिग्ध परिस्थितियों में हमला होने की बात कही गई और थाने में बिना तहरीर दिए प्रधान के सहयोगी ने उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया, जहां से इलाज के लिए प्रधान इमरान को लखनऊ मेडिकल कॉलेज भेजा गया। वहीं हमले के बाद कोतवाली देहात कि पुलिस ने बिना तहरीर के इमरान के गांव के मुश्ताक अहमद के घर पहुंचकर तोड़फोड़ की और इमरान के खिलाफ चुनाव लड़ने वाली नूरजहां के बेटे को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की। वहीं जब पूरे मामले में नूरजहां ने एसपी से मिलकर शिकायत की और राजनीतिक साजिश की आशंका जताई तो एसपी ने घटना को संदिग्ध मानते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी है, जिसके बाद अब माना जा रहा है कि मौजूदा प्रधान इमरान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वहीं यूपी में पंचायत चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ग्रेटर नोएडा में 19 अप्रैल को दूसरे चरण का चुनाव होगा। इसी कड़ी में राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर ने गांव-गांव जाकर बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगा है। आपको बता दें, सोनू प्रधान कोर्ट डेयरी के समर्थन में उन्होंने वोट मांगे हैं। गौतम बुद्ध नगर जिला बसपा का गढ़ माना जाता है, इसलिए बीजेपी यहां की पंचायती सीटों पर पूरी ताकत झोंक रही है। वहीं राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर ने गौतम बुद्ध नगर में जिला पंचायत के सभी 5 वार्डों में बीजेपी की जीत का दावा किया है और कहा है कि पंचायत स्तर तक लोगों को मूलभूत सुविधाएं देना और विकास कराना ही बीजेपी का प्रमुख लक्ष्य है। ग्राम पंचायतों को अधिकार मिले
ग्राम पंचायतों को उन अधिकारों के साथ साथ उनको विकास का पैसा भी मिले, उनकी भागीदारी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हो। और पिछले 4 वर्षों में जो उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार ने जो काम किया है, जिस तरीके से कोविड काल में हो, जिस तरीके से लॉकडाउन के दौरान हो, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अपराधियों को जेलों में भेजने का काम किया, भयमुक्त समाज बनाने का काम किया है, इन उपलब्धियों को लेकर हम पंचायत चुनाव में जा रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश की जनता का जिस तरीके से आशीर्वाद लोकसभा के चुनाव में मिला, कोरोना काल में भी झोला छाप डॉक्टरों द्वारा लूट खसोट करने के मामले थम नहीं रहे हैं। इसी कड़ी में लखीमपुर खीरी के खीरी कस्बा में ड्रग इंस्पेक्टर ने पिछले 25 साल से अवैध रूप से संचालित हो रहे क्लिनिक पर छापेमारी की। बता दें कि फर्जी डॉक्टर बिना किसी डिग्री के आंखों का ऑपरेशन करता था, साथ ही बगैर प्रिंट के दवाओं को मनमाने तरीके से बेचता था और उनके पैसे वसूलता था। वहीं बताया जा रहा है कि फर्जी क्लिनिक और डॉक्टर की शिकायत कई बार सीएमओ कार्यालय में की गई, लेकिन सीएमओ की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। चित्रकूट जिले में पंचायत चुनाव का आगामी दूसरे चरण का चुनाव 19 अप्रैल को होने वाला है, जिसके लिए लगभग 5000 कर्मचारियों को मतदान के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। वहीं ट्रेनिंग के दौरान कोविड का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। जहां कर्मचारियों को मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग किया जा रहा है, वहीं जिलाधिकारी संभ्रांत कुमार शुक्ला ने ट्रेनिंग सेंटर का जायजा लिया और कर्मचारियों को कोविड से बचाव की गाइडलाइन के पालन करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी शुभ्रांत शुक्ला ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के होने वाले दूसरे चरण यानी कि 19 अप्रैल को जो चुनाव होना है, उसके लिए प्रशासन की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। इसके लिए 5000 मास्टर ट्रेनरों को ट्रेनिंग दी गई है। वहीं यूपी के आजमगढ़ से रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां एक भाई ने पहले अपनी सगी बहन के साथ रेप किया और इसके बाद जब उसकी बहन ने घटना के बारे में घर वालों को बताने की बात की तो भाई ने अपने बहन को लोहे के रॉड से मारकर घायल कर दिया और इसके बाद दरिंदे भाई ने घायल बहन की गला दबाकर हत्या कर दी। इससे भी ज्यादा हैरत की बात तो यह है कि भाई ने घर के ही एक दीवान बेड में बहन की डेड बॉडी को छुपा कर रख दिया और मौके से फरार हो गया। जब लड़की के अचानक गायब होने की जानकारी पिता और परिवार वालों को हुई तो वे ढूंढने लगे। इसकी जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने दरिंदे भाई को खोज लिया और उससे गुमशुदा बहन के बारे में पूछने लगी। बहुत पूछताछ करने के बाद आरोपी भाई ने स्वीकार किया कि उसने ही अपनी बहन की हत्या की है और हत्या के बाद उसने शव को दीवान बेड में छुपा दिया है। वहीं पिता ने अपने बेटे पर सगी बेटी के साथ बलात्कार और हत्या का मुकदमा भी दर्ज कराया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। ये देखिए, थाना गंभीरपुर में उमरीगिरी गांव की घटना है, जिसमें एक सगे भाई द्वारा अपनी बहन को घर में अकेला पाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने का पहले जबरदस्ती प्रयास किया गया। उसका विरोध करने पर भी उसके द्वारा शारीरिक संबंध बनाया गया और जब उसके द्वारा ये कहा गया कि मैं पूरे परिवार को ये बात बताऊंगी, तो उसके द्वारा उसके अपने इस सब हरकत को छिपाने के लिए गला दबा के हत्या कर दी गई और पूरी घटना को छिपाने के लिए उसके द्वारा उस शव को जो है एक दीवान में डालकर बंद कर दिया गया था। जब पुलिस को इसकी जानकारी हुई तब शव को बरामद किया गया और अभियुक्त को गिरफ्तार करके संबंधित धाराओं में उसको जेल भेजा गया है। ये देखिए, थाना गंभीरपुर में उमरीगिरी गांव की। वहीं हरदोई जनपद के थाना माधवगंज में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर और वार्ड बॉय की मनमानी देखने को मिली है। सीएचसी में इलाज के दौरान मरीज के साथ आए परिवार के सदस्य पर वार्ड बॉय ने डंडे से हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि रुइया राम रानी पुरवा के रहने वाले तरीकुन निशा की बेटी तहसीन की अचानक रात में तबीयत खराब होने के कारण उसको नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अपने परिजन के साथ इलाज के लिए देर रात सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां अस्पताल में इमरजेंसी कक्ष में डॉक्टर न मिलने पर
और ओपीडी में ताला बंद देखकर वो हैरान हो गए। पीड़ित के परिजनों का आरोप है कि सीएचसी के विश्राम कक्ष में वार्ड बॉय नशे में लेटा हुआ था, जिसके बाद पीड़ित के परिजनों ने उपचार के लिए वार्ड बॉय को बोला, जिस पर वार्ड बॉय आक्रोशित हो उठा और पीड़ित के परिजनों पर हमला कर दिया। जब इस पूरे मामले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी सूर्यमणि त्रिपाठी से बात की गई तो उन्होंने सीएचसी अधीक्षक से बात कर इस मामले में जांच कर रिपोर्ट मांगी है और मामले की उच्च स्तरीय जांच करवा करके पीड़ित परिजनों को आश्वासन भी दिया है कार्रवाई का। खबर आगे बढ़ते हैं। खबर अब बहराइच से है, जहां 50,000 के इनामिया बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ देखने को मिली है, जहां जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगने से बदमाश घायल हो गया और पुलिस ने घायल बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि बदमाश एक बड़े मकसद से घटना को अंजाम देने की फिराक में जुटा हुआ था। वहीं पुलिस को सूचना मिलने पर बदमाश को जंगल की तरफ ले जाते वक्त पुलिस ने सरेंडर करने की बात भी कही थी, लेकिन बदमाशों ने पुलिस पर ही फायरिंग कर दी, जिसके बाद बदमाश के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया। पुलिस द्वारा एक हवाई फायर करके उसको रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन वो रुका नहीं। तत्पश्चात उसके पैर के हिस्से में गोली मार करके उसे रोका गया, जिस पर कि वो घायल होकर के वहां गिर गया। तत्काल उसे उपचार के लिए सीएचसी चरदा लाया गया। पूछताछ करने पर उसने अपना नाम अखलाक उर्फ अखलाक अभिलेखों से पता चला है कि ये कोतवाली नगर से फरार हुआ था और इस पर पुलिस अधीक्षक महोदय बहराइच द्वारा 50,000 का इनाम भी घोषित है। इसके अन्य आपराधिक इतिहास के बारे में आसपास के जनपदों से पूछताछ की जा रही है। इसमें संगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके अग्रिम कार्रवाई प्रचलित है। पुलिस द्वारा एक हवाई फायर करके उसको रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन वो रुका नहीं। खबर गौतम बुद्ध नगर से है, जहां कुछ दिन पहले ही 150 झुग्गी झोपड़ियों में आग लगने की वजह से हड़कंप मच गया था। वहीं इस आग में 5 बच्चों की मरने की खबर भी सामने आई। तो वहीं इस आग में झुग्गी झोपड़ियों में आग के बाद पीड़ित परिवारों के लिए गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने बेसहारा हुए लोगों को राहत सामग्री पहुंचाने का कार्य किया है। पुलिस प्रशासन कुछ एनजीओ संगठनों की तरफ से आवश्यक वस्तुएं प्रदान कराई गई है। इन लोगों को, पीड़ित लोगों को नैनीताल में सरोवर नगरी के प्रसिद्ध होटल मनमहारानी से लगभग 3 दर्जन कर्मचारियों को बाहर किए जाने के बाद सभी राजनीतिक दलों के कई संगठनों ने होटल कर्मचारियों की जायज मांग को लेकर जन आक्रोश रैली निकाली। इस मामले को लेकर होटल प्रबंधन के खिलाफ डीएम कार्यालय के पास धरना प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद यूकेडी के पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष और पूर्व विधायक डॉक्टर नारायण सिंह जंतवाल ने कहा कि 32 दिन से अनशन पर बैठे होटल कर्मचारियों की कोई सुध नहीं ले रहा है, जबकि 1 साल पूरा हो गया है होटल कर्मचारियों को काम से निकाले हुए। उनको कई परेशानियों का सामना है। इसके अलावा डॉक्टर जंतवाल ने कहा कि न्याय दिलाने का काम प्रशासन का होता है। उन्होंने होटल कर्मचारियों को फिर से काम पर रखने की मांग की है। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर प्रशासन ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। तो उत्तराखंड के नारसन बॉर्डर पर कोरोना संक्रमण के नए मामले भी लगातार मिल रहे हैं। आपको बता दें कि सोमवती अमावस्या के स्नान में नारसन बॉर्डर पर 17 व्यक्तियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई गई है। वहीं 14 अप्रैल को फिर से शाही स्नान होने जा रहा है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने बाहरी लोगों के एंटीजन टेस्ट के दौरान 4 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव मिलने पर उन्हें वापस भेजा जा रहा है। रोडवेज की बसों से जो आज भी हमारे 3 सुबह से अब तक 3 व्यक्ति जो हैं 3 बसों से कोरोना जो पॉजिटिव पाए गए हैं, उनको वापस गाड़ी में बैठा के पूरी गाड़ी को ही वापस भेजा जा रहा है, क्योंकि उनसे साथ संपर्क में आने वाले अन्य लोग भी जो हैं प्राथमिक रूप से पॉजिटिव हो सकते हैं, इसलिए पूरी गाड़ी को ही वापस भेजा जा रहा है। और ये सुरक्षा की दृष्टि से अपनाया जा रहा है, क्योंकि पहले भी उनके टेस्ट, वैसे तो यह कहा गया कि वो पहले से ही टेस्ट करवा के आए, परंतु फिर भी यहाँ सुरक्षा की दृष्टि से पुनः टेस्ट कराए जा रहे हैं और उनको पॉजिटिव पाए जाने पर
कोरोना महामारी ने पूरे देश में हड़कंप मचा रखा है, तो वहीं लोगों को इस महामारी से बचने के लिए प्रशासन लोगों पर सख्ती बरत रहा है। वहीं जिला प्रशासन लोगों को जागरूक करने के लिए नए तरीके अपना रहा है, जहां जिलाधिकारी के निर्देशों पर उप जिलाधिकारी ऋचा सिंह ने पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, नगर पंचायत के साथ मिलकर संयुक्त रूप से नगर के मुख्य मार्गों पर जागरूकता रैली निकालते हुए स्थानीय लोक कलाकारों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान उप जिलाधिकारी ऋचा सिंह ने कहा कि प्रशासन के द्वारा नुक्कड़ नाटक और कोरोना गीतों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने नियम नहीं पालन करने वालों को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि लोगों ने सरकार की गाइडलाइन का पालन नहीं किया तो उनके विरुद्ध महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। हमारे जो क्षेत्र में जो टीकाकरण होता है, तो आदरणीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय के आदेश के अनुसार हम लोग को क्षेत्र में प्रचार करना है कि लोग जो है टीकाकरण में प्रतिभाग करें और जो बच्चों का या रूटीन इम्यूनाइजेशन हमारा जो भी होता है उसको टीकाकरण को सफल बनाने में सहयोग होते हैं। कि हमारे जो क्षेत्र में जो टीकाकरण होता है, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुरुकुल नारसन द्वारा आज टीकाकरण जागरूकता अभियान चलाया गया है, जिसमें छोटे बच्चों को टीके लगवाने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। आपको बता दें कि सरकार लगातार कुपोषण और पोलियो की रोकथाम के लिए कई योजनाएं चला रही है, जिसके तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुरुकुल नारसन के द्वारा छोटे बच्चों को 1 साल के अंदर लगने वाले पोलियो का टीका लगवाने को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विवेक तिवारी ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ लोग छोटे बच्चों को जरूरी टीके लगवाना जरूरी नहीं समझते, जिससे बच्चे पोलियो या अन्य बीमारी के शिकार हो रहे हैं। वहीं इसको देखते हुए सरकार द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। क्षेत्र पंचायतों का प्रशिक्षण चल रहा है। पिछले 2 दिन तो प्रधानों का प्रशिक्षण था और आज क्षेत्र पंचायतों का प्रशिक्षण है। टोटल 4 दिन ये प्रशिक्षण चल रहा है विकासखंड चंबा में। इसका यही उद्देश्य है कि कैसे आपने धरातल पे जाके काम करने हैं, आपका दायित्व तो क्या है, कैसे आप अपने ग्राम सभा को, अपने क्षेत्र को निखारेंगे। इस सारी चीज़ की जानकारी एक एनजीओ के माध्यम से सबको दिया जा रहा है। 2 दिवसीय प्रशिक्षण प्रधानों का दिया गया और 2 दिन का प्रशिक्षण क्षेत्र पंचायत सदस्यों को दिया गया। इसमें मुख्य उद्देश्य ये था कि ये नए प्रधान थे, नए क्षेत्र पंचायत थे, इनको विभाग। खबर डोईवाला से है, जहां शुगर मिल में रखी गई खोई में आग लग गई, जिसके बाद मिल प्रशासन में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। आपको बता दें कि गर्मी की तपिश बढ़ने के कारण इलाके में आगजनी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। वहीं उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना संकट के बीच नागदा के गरीब परिवारों को लंबे लॉकडाउन का डर सता रहा है। खबर मध्य प्रदेश से है, जिसको लेकर गरीब परिवारों के सामने अब भूख का संकट भी सामने खड़ा हो गया है, जिसे लेकर विधायक दिलीप सिंह गुज्जर ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और खाद्य मंत्री से मांग की है कि गरीबों को 3 महीने का राशन दिया जाए। विधायक दिलीप सिंह गुज्जर ने कहा कि पूर्व की कमलनाथ सरकार में पात्रताधारियों को 3 महीने का राशन दिया गया था और इसी क्रम में शिवराज सरकार से भी गरीब परिवारों को 3 महीने का राशन देने की मांग की गई है, ताकि गरीबों को भूखमरी का शिकार ना होना पड़े। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर नागदा में 19 तारीख तक लॉकडाउन लगाया गया है। वहीं शाहजहांपुर में काला पीपल से विधायक कृणाल चौधरी पत्रकारों के पक्ष में उतरे हैं। बता दें कि विधायक ने भोपाल कलेक्टर के जारी आदेश में संशोधन की मांग की है। उन्होंने कहा है कि फील्ड में अधिकांश काम करने वाले पत्रकार गैर अधिमान्य होते हैं और संस्थाओं में अधिमान्य पत्रकार कम संख्या में होते हैं, इसलिए सभी पत्रकारों को छूट देनी चाहिए।
वहीं कोरोना महामारी का असर मंदिरों पर भी दिख रहा है, जहां नवरात्रि के पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष जो है भीड़ काफी कम दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि नवरात्रों में पिछले वर्ष के अनुसार इस साल सिर्फ 5% लोग ही चंबल तट स्थित चामुंडा माता मंदिर पर देखने को मिल रहे हैं। मंदिर पर फूल माला बेचने वाले दुकानदारों का कहना है कि हमारा तो धंधा करना मुश्किल हो चुका है। वहीं मंदिर के पुजारी का कहना है कि पिछले साल की अपेक्षा इस बार मंदिरों में भीड़ बहुत कम पहुंच रही है। इंदौर में राज्य साइबर सेल की टीम ने एक और धोखाधड़ी के मामले में नाइजीरियन आरोपी को गिरफ्तार किया है। दरअसल आरोपी ने एक शख्स के साथ आरबीआई के नाम से मेल कर 15,000 ब्रिटिश पाउंड गिफ्ट भेजने के नाम पर अपने अलग अलग खातों में 65 लाख रुपए डलवा लिए, जिसकी शिकायत राज्य साइबर सेल में पीड़ित व्यक्ति ने की, जिसके बाद पूरी जांच करते हुए आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार करके टीम इंदौर ले आई है। फिलहाल इस अपराध में पहले ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। लगातार राज्य साइबर सेल की टीम अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। इस अपराध में राज्य साइबर सेल की टीम ने पहले 2 आरोपी योगेश और वीरेंद्र मीणा को गिरफ्तार किया था। फिलहाल आरोपी के कब्जे से लाखों रुपए की नकदी, मोबाइल फोन, सिम कार्ड, पासबुक, एटीएम कार्ड जब्त किया गया है। आरोपी ये पैसों को नाइजीरिया भेजकर वहां महंगी गाड़ियां खरीदते थे और अपनी हवेलियां बनवाने का काम करते थे। से नाइजीरिया का रहने वाला है, उसको तुगलकाबाद क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। जब इसकी गिरफ्तारी की गई तो इसके पास से जो हमको सामान मिला उसमें 2.5 लाख रुपए कैश, इसी प्रकरण से जो मोहित महेश्वरी जी के साथ ठगी हुई है, इसी प्रकरण से जुड़े कुछ बैंक खातों की मोबाइल सिम, पासबुक्स और बहुत सारे ऐसे दस्तावेज इससे जब्त किए गए। अभी इसकी संडे इजह की गिरफ्तारी की गई है और इससे आगे पूछताछ की जा रही है। खबर बिहार से, जहां केंद्रीय मंत्री और पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद पटना के IGIMS पहुंचे। यहां कोरोना टीकाकरण उत्सव कार्यक्रम में रविशंकर प्रसाद शामिल हुए। इस दौरान रविशंकर प्रसाद ने IGIMS में स्वास्थ्य कर्मियों से मुलाकात की और किस तरह से टीका लगाया जा रहा है इस बात की जानकारी ली। इस दौरान रविशंकर प्रसाद ने कहा कि देश में अब तक कोरोना वैक्सीन की 11 करोड़ डोज लग चुकी है। वहीं जब उनसे सवाल किया गया कि कई राज्यों में वैक्सीन खत्म हो रही है तो उन्होंने कहा कि कोरोना पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जहां भी वैक्सीन खत्म हो रही है वहां वैक्सीन पहुंचाई जा रही है। आपको बता दें कि बिहार में कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने शनिवार को ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन से बातचीत की थी और पटना एम्स को कोरोना वायरस डेडिकेटेड हॉस्पिटल घोषित करने की मांग की थी। कि हम लोग सभी मंत्रीगण जाएं और देखें कि इस टीका उत्सव में कोरोना के कैसा कार्यक्रम चल रहा है, डॉक्टरों से मिलें। तो इसीलिए मैंने ये निर्णय किया कि आज मैं इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट में आऊँगा। डॉक्टर विश्वास, श्री मंडल जी, उनकी सारी टीम से मुलाकात हुई और यहाँ मैंने देखा है तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि बहुत ही उत्साह से काम चल रहा है और जो अपेक्षा थी माननीय प्रधानमंत्री जी की कि पूरा देश एक साथ खड़ा हो कोरोना की लड़ाई में, तो वो काम चल रहा है। स्थानीय विधायक, अपने पार्टी के वरिष्ठ संजय चौरसिया भी मेरे साथ हैं कि हम लोग सभी मंत्री। वहीं उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने उद्योग विभाग के तमाम अधिकारियों के साथ बिहार में लगने वाले उद्योग और निवेशकों को रियायत देने को लेकर बैठक की है। वहीं उद्योग विभाग के कार्यालय में बैठक के बाद उन्होंने कहा कि बिहार में निवेशक खूब रुचि दिखा रहे हैं। हल्दीराम और अन्य कंपनी ने निवेश के लिए रुचि दिखाई है। साथ ही कहा कि उद्योग को लेकर नीतियां बनाई जा रही हैं, जिसको जल्द कैबिनेट से मंजूरी मिल सकती है। वहीं बंगाल मैंने कहा था मैं पत्थर को फूल बना दूंगा और कमल का फूल खिला दूंगा। हम लोगों ने वहाँ पर मैंने बंगाल, असम और केरल सब जगह प्रचार किया, लेकिन उस बीच में उद्योग मंत्रालय का भी काम करता रहा। आसाम में रहा तो नरेंद्र सिंह तोमर जी से मिलकर फूड पार्क ले लिया। बंगाल में रहा तो कई इन्वेस्टर को मैं बंगाल से यहाँ बिहार लाने में
जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते थे उनसे भी बातचीत की। तो कई क्षेत्रों में काम हो रहा है, बहुत सारी कंपनियां आ रही हैं। बिहार के लोगों को जो उम्मीद है, हम पहले कोई घोषणा नहीं कर रहे, जब वो इम्प्लीमेंट होता है तभी घोषणा करते हैं। हम लोग जो हेडक्वार्टर है, जो कमिश्नरी हेडक्वार्टर, उस पर बुनकर की मदद के लिए खादी मॉल बना रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर उनके लिए डेवलप कर रहे हैं, जहाँ बुनकर की फैसिलिटी सेंटर डेवलप कर रहे हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद कटिहार पहुंचे, जहां उन्होंने ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। बता दें कि चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में ममता के चुनाव प्रचार पर रोक लगा दी है, जिसको लेकर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा के पीछे बंगाल की सरकार है। सीआरपीएफ पर हमला और पुलिस अधिकारी की हत्या जैसी घटना बंगाल में हो रही है। किसी भी प्रकार के हिंसा को चुनाव आयोग और भारत सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। पश्चिम बंगाल में बिहार के पुलिस अधिकारी को किस प्रकार से मारा गया, तो हिंसा की कई ऐसी घटनाएं हैं जिससे प्रतीत होता है कि बंगाल की सरकार उसको प्रायोजित कर रही है, और इसीलिए चुनाव आयोग ने इस तरह के निर्णय लिए होंगे। और वास्तव में किसी प्रकार के हिंसा को न आयोग बर्दाश्त करेगी, न भारत सरकार बर्दाश्त करेगी। इसलिए चुनाव आयोग ने इस संदर्भ में जो भी निर्णय लिया है वो सही निर्णय लिया है, जिससे कि इस प्रकार के चुनावी हिंसा को रोका जा सके। वहीं बिहार के कटिहार में भीड़ तंत्र ने इंसाफ डंके की चोट पर किया है। मामला कोड़ा थाना क्षेत्र के कोसली संथाली बस्ती का है, जहां बकरी चोर बताकर भीड़ ने 2 महिला और 2 युवक आरोपियों को बांधकर सरेआम पिटाई की गई और पेड़ से बांधकर महिला के सर के बाल काट दिए गए। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। इस संबंध में जस्ट अभी हमें वो फॉरवर्ड किया गया वीडियो हम देखे हैं। इस संबंध में हम लोग जांच करवाते हैं और जो पीड़ित व्यक्ति है उनके द्वारा जब आवेदन दिया जाएगा तो उसमें जो भी इस तरह की गलत काम किया उनके विरुद्ध हम लोग कार्रवाई करेंगे, प्राथमिकी दर्ज की जाएगी और गिरफ्तारी की जाएगी। वहीं पश्चिम बंगाल में मोटरसाइकिल गिरोह के आरोपियों को पकड़ने के दौरान मॉब लिंचिंग के शिकार हुए शहीद इंस्पेक्टर अश्विनी कुमार के परिजनों से मिलने जाप सुप्रीमो पप्पू यादव पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार और प्रशासन पर जमकर निशाना साधा। वहीं शहीद इंस्पेक्टर के परिजनों ने कहा कि साजिश के तहत अश्विनी कुमार की हत्या करवाई गई है। इस दौरान परिजनों ने शहीद अश्विनी कुमार के मौत की सीबीआई जांच कराने की मांग भी की है। उन्होंने कहा कि कैसे कोई बिना तैयारी के इस घटना को अंजाम दे सकता है। आखिर जब शहीद अश्विनी कुमार अपराधी को पकड़ने के लिए गए थे, तब बाकी उनके साथी कैसे उनको अकेले छोड़कर चले गए। आज जो घटना घटित हो रही है ये कंप्लीट इकोनॉमिकल क्राइम के आधार पर है। शराब, नीतीश जी ने बड़ी अच्छा रोजगार दिया है शराब का। पूरा गैंग, डिलीवर बॉय, इस पूरे बिहार में कोई काम किसी के पास छिछोरेपन का था वो शराब की बोतल में 55,000 करोड़ की रेवेन्यू। कल हम 14 लाश देख के आए हैं नवादा से, और 14 लाश गरीब आदमी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमंच न्यूज, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहता है। नमस्कार। पहाड़ से लेकर मैदान तक, शहर से लेकर गांव तक, सियासत की नजाकत से संस्कृति की विरासत तक, चप्पे चप्पे पर है हमारी नजर। देखिए खबर उत्तराखंड सिर्फ लोकमंच पर।